अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नज़ बालियार एंड टुडे वी डिस्कस यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ये कब लिखा गया, इसकी क्या अफादियत है यूएस हिस्ट्री में और इसने कैसे रोल प्ले किया यूएसए को सुपर पावर बनने में, और ऑल द अदर कंपोनेंट्स वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। 1707 ये वो साल था जब यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन बना और पहला जो डॉक्यूमेंटेड है रिटन डॉक्यूमेंट वो लिखा गया यूएस की हिस्ट्री में, जिसे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बेसिकली यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के 3 कंपोनेंट्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशल। सबसे पहले लेजिस्लेटिव वो है जो लॉ बनाता है। अगर एग्जांपल एक कांग्रेस की जो जितने भी हाउस ऑफ कॉमन में जो अमेरिकन कांग्रेस है उसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव, जहां अगर कोई भी प्रॉब्लम पेश आती है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए अगर देखते हैं या लूप होल है कि एक लॉ बनाया जाता है लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, तो ये लॉ है जो कांग्रेस बनाती है जिसे कहते हैं हम लेजिस्लेटिव। अब जब लॉ बन जाता है तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अथॉरिटी चाहिए, उसको कहते हैं प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट और उसकी कैबिनेट है वो इस लॉ को इम्प्लीमेंट करती है और इसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव। अमेरिकन ज़ुबान में भी और बाकी में इसे एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि जो लॉ बन गया इसे इम्प्लीमेंट करवाए और इसकी जो चेक एंड बैलेंस है वो भी मेंटेन रखा जाए। उसके बाद आती है जुडिशल, जिसे अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं। जुडिशल का काम होता है कि जो लॉ है इसे ओवरराइड करना, इसे रीराइट करना, ताकि अगर लॉ में कोई इशू है तो इसे सॉर्ट आउट करना, इसको मज़ीद आगे एक्सप्लेन करना, इसे कहते हैं जुडिशल। जुडिशरी बेसिकली चीफ जस्टिस और जितने भी इसके कंपोनेंट है दूसरे जुडिशरी के उन पर मुश्तमिल होती है, जो एक लॉ को ओवरसी करती है, इसका चेक एंड बैलेंस मेंटेन रखती है, और उससे अगर फर्दर एक्सप्रेशन की ज़रूरत होती है तो कोई फर्द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन अपना केस लेकर जा सकता है जुडिशरी के पास, जो इसे फर्दर एक्सप्लेन करती है वहाँ। सबसे इंटरेस्टिंग बात है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की कि ये इतना कोई लेंथी नहीं है, बिल्कुल एक शॉर्ट सा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ये 3 चीज़ें मेंशन की गई हैं। इसका इंट्रोडक्शन है और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी गई है। बाकी इसमें रिसेंट ईयर में जो जितने भी यूएस के कमिंग प्रेसिडेंट थे उन्होंने इसमें अमेंडमेंट्स भी की टू इंश्योर एंड फैसिलिटेट द पीपल्स, और वक्त के साथ साथ इसको मॉडर्नाइज और डेवलप करने के लिए। बट इसमें इतनी ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं की गई, थोड़ी बहुत अमेंडमेंट उन्होंने की हैं इसमें। और जो यूनिक बनाती है इसको वो है कि ये अब तक एप्लीकेबल है। ये 1707 में बनाया गया और अब 1926 तकरीबन 200-300 साल गुजर जाने के बावजूद भी ये एप्लीकेबल है और अपनी असली हालत में मौजूद है। यहाँ इससे मज़ीद दूसरे कंट्रीज़ के तरह इसमें टीके नहीं लगाए गए, अपने मर्जी तक ढालने की कोशिश नहीं की गई। और मैं यही समझता हूँ कि यही वजह है कि जो अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इज़ रिगार्डेड एज द वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। आपको कामयाब होने के लिए जो चीज़ें चाहिए, इनमें सबसे बड़ी चीज़ होती है स्टेबिलिटी की। और सेम ये इंडिविजुअल की बात नहीं है, ये अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इवन कंट्री के लेवल पर भी देखें तो ये बात एप्लीकेबल होती है। और अगर इससे बड़ी स्टेबिलिटी की मिसाल क्या सकती है, 300 साल हो गए और इनका कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल उसी हालत में है जैसा वो बनाया गया था। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं हाउ इट्स स्टेबिलिटी इन द अमेरिका द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू सिटीजन एंड आल्सो द गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड आल्सो इवन द फॉरेन इन्वेस्टर्स। ये किसी भी कंट्री का सबसे बड़ा एविडेंस है कि हाउ दे कैरी थिंग्स, हाउ दे कैरी देयर लॉज एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन एंड देयर रीराइटिंग। अब बताने का मकसद ये नहीं है कि इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ही सब कुछ होता है। इवन देयर आर मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट हैव नो कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव नो रिटन डॉक्यूमेंट एंड एविडेंस, बट they are doing good. They have a good democracy, they have a good rule of law and all things. They are a stable GDP per capita in the persons. यूके की एग्जांपल हमारे सामने, यूनाइटेड किंगडम का कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है, ना ही रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, विद दे आर जस्ट कैरिंग थ्रू लॉज एंड ट्रेडिशंस एंड अदर जुडिशरी जो कोर्ट के डिसीजन हुए हैं उन पर उनका जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो चल रहा है बेसिकली 550-600 सालों से। बेसिकली प्रॉब्लम जब सॉल्व होती हैं जब आपको यकीन जब आप आई इसीलिए हो कि हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, देन यू आर विद द मेन गोल यू हैव टू बी हियर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर आपका ये गोल ही नहीं होगा हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो हाउ कैन यू लिफ्ट अप एनी कंट्री फ्रॉम द पॉवर्टी। हमारे सामने मिसाल है ली कुआन यू की, द फर्स्ट सिंगापुर प्रेसिडेंट दैट ट्रांसफॉर्म होल सिंगापुर into the modern world economy. We also have example of Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad. जब महातिर मोहम्मद आए थे 1992 में तो दीमक की तरह खा चुकी थी करप्शन पूरे कंट्री को, और दे हैव नॉट जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कोई बेसिक खास स्ट्रक्चर नहीं थी। एंड लुक एट द नाउ द करंट मलेशिया, यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ दे कैरी देयर सेल्फ एंड हाउ दे अचीव ऑल थिंग्स दैट। उन्होंने किस तरह टूरिज्म पे डेवलप की। 50% ऑफ द मलेशियन इकॉनमी इज डिपेंडेंट ऑन द टूरिज्म। सेम बात करें हम चाइना की, माओ त्से तंग था,
उसने एक रेड बुक इशू की, जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था वो इशू किया, और इसके बाद तकरीबन 20-30 साल तक हमेशा उसके गलत फैसलों और इन सब चीज़ों ultimately after the death of Mao Zedong, that Jiang Zedong has come into the power and he was the founder of modern China, जिन्होंने पूरी दुनिया के दरवाजे खोले चाइना के लिए और एक फ्री मार्केट की बुनियाद रखी चाइना में. दे हैव इन्वेस्टेड फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन चाइना. दे आल्सो बिल्ड अ इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स जोन इन द चाइना. दे प्रोवाइड सोशल वेलफेयर इन द वर्कर्स टू चाइना. और उन्होंने इंटीग्रेट किया जो चाइनीज़ फार्मर हैं उन्हें इकोनॉमी के साथ. बेसिकली ये सारे स्टेप्स थे जिन्होंने पूरे जो मॉडर्न चाइना है उसको बदल के रख दिया. उसके बाद अंडर द लीडरशिप ऑफ शी जिनपिंग, China has also see a massive improvement. China has more than become a industrialization hub to the global superpower. These examples tell us that neither country has responsible for the destruction and the development of any country. The country's people and their government is responsible all for that. This is happening with us.